हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू आरएम सीरीज। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको रूल्स रिगार्डिंग ऑफर बताया था। तो रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए एक बार फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में बताया गया है कि बेसिकली कितने तरह के ऑफर होते हैं। इसमें मोस्टली हम लोग ऑफर पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे जनरल ऑफर, फटाफट से बताइए जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है। जनरल ऑफर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर बताए थे। तो जनरल ऑफर का मतलब वो ऑफर जो पूरी की पूरी पब्लिक के लिए होते हैं। जनरल ऑफर का मतलब वो ऑफर जो पूरी की पूरी पब्लिक के लिए होते हैं, उसको बोला जाता है जनरल ऑफर। और चूंकि पब्लिक के लिए होते हैं तो उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक। दूसरा, जनरल ऑफर के साथ में हम लोगों ने केस लॉ पढ़ा था। उस केस लॉ का नाम क्या था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। देखिए एक बार, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। तो यहां पर बेटा जनरल ऑफर में कोई भी पर्सन उसको परफॉर्मेंस करके, जो भी ऑफर के साथ में कंडीशंस दी गई हैं, उन कंडीशंस को पूरा करने के बाद में कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब कोई भी ऑफर किसी एक डेफिनेट पर्सन को दिया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक ऑफर। इट इज नोन एज स्पेसिफिक ऑफर एंड such offers can be accepted only by the that specified person। आगे देखिए क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब आइडेंटिकल ऑफर। जब दो लोग एक दूसरे को एक ही समय पर एक ही जैसा ऑफर देते हैं तो उसको बोला जाता है क्रॉस ऑफर विद द इग्नोरेंस ऑफ अदर्स ऑफर। ठीक है। व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर इन इग्नोरेंस एट द टाइम ऑफ ईच अदर्स ऑफर द ऑफर्स आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताई थी। उसके बाद में काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर भी मैंने आपको बताया था। काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है, काउंटर ऑफर का मतलब बार्गेनिंग करना। मैंने आपको ऑफर दिया, आपने क्या किया, आपने उसको मॉडिफाई करके उल्टा मेरे को ऑफर दे दिया, तो उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर, यानी कि बार्गेनिंग कराना। अब बार्गेनिंग में क्या होता है, काउंटर ऑफर में क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफर होता है वो लैप्स हो जाता है। ओरिजिनल ऑफर क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, एक नया ऑफर जनरेट होता है। तो देखिए एक बार, काउंटर ऑफर, when the offeree offers to qualified acceptance of the offer subject to modification and variation in the terms of original offer। तो जब मैंने किसी को ऑफर दिया उसको क्या बोलेंगे, ऑफरी बोलेंगे। ऑफरी ने क्या किया, उसमें वेरिएशन करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके उल्टा मेरे को ऑफर दे दिया, उसको बोला जाएगा काउंटर ऑफर। तो वहां पर क्या हुआ, मेरा ऑफर लैप्स हो गया। अब ऑफरी ने उल्टा जो मेरे को ऑफर दिया है वो एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए he or she is said to have made a counter offer। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। तो बेटा काउंटर ऑफर में क्या होता है, जो ओरिजिनल ऑफर होता है ना वो रिजेक्ट हो जाता है। और एक बार अगर ऑफर रिजेक्ट हो गया उसके बाद आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। देखिए एग्जांपल एक देख लेते हैं। ए ऑफर टू सेल हिज पेन टू बी फॉर ₹1000। बी रिप्लाइड आई एम रेडी टू पे ₹950। अब देखो उसने ऑफर कितने में दिया था, 1000 में, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई मैं तो उसके 950 दूंगा। यानी उसने क्या किया, उसने बार्गेनिंग करवाई, उसने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया। 1000 को उसमें इसने कितने कह दिया, 950 रुपए में। अब देखो, ऑन एज रिफ्यूजल टू सेल एट दिस प्राइस। अब ए ने क्या किया, ए ने रिफ्यूज कर दिया, भाई 950 में तो मैं नहीं दूंगा। अब बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है भाई अब मैं ठीक है चल 1000 रुपए में देने के लिए तैयार हूं। अब यहां पर खुद सोचो कि जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1000 रुपए में ऑफर दिया, उल्टा बी ने ए को दे दिया 950 में ऑफर, लेकिन ए ने क्या किया, ए ने इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि मना कर दिया। तो अब देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं कि काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। तो जब बी ने ये वाला ऑफर दिया 950 वाला, तो ये वाला ऑफर क्या हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। एक बार काउंटर ऑफर देने के बाद में क्या होता है, ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाता है। तो अब ये वाला ऑफर तो रिजेक्ट हो गया, और एक बार मैंने क्या बताया, एक बार रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। अब भी कह रहा है कि भाई चल ठीक है मैं 1000 रुपए में लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन ए ने इसको भी मना कर दिया, डिनाई टू सेल।
ए ने बेचने से ही मना कर दिया, मैं तेरे को बेचना ही नहीं है, तू बार बार बार्गेनिंग करा रहा है, मेरे को बेचना ही नहीं है। अब बी कह रहा है कि यार तुमने जितने में ऑफर दिया था मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं उतने पैसे देने के लिए, तो क्या बी की एक्सेप्टेंस वैलिड है? आंसर इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि एक बार ऑफर रिजेक्ट हो गया, एक बार ऑफर लैप्स हो गया, उसके बाद में दोबारा से वो सर्वाइव नहीं हो सकता। एक बार देखते हैं एग्जाम्पल को। तो अब यहां पर बी क्या कर रहा है? बी 1,000 रुपए देने के लिए अग्री कर रहा है। तो देखिए, हेल्ड देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट as the acceptance to buy it for rupees 950 was a counter offer, that is rejection of the offer of A. Subsequent acceptance to pay rupees 1000 is a fresh offer. अब इसको fresh offer माना जाएगा क्योंकि पुराना वाला ऑफर तो लैप्स हो चुका है। From B to which A was not bound to give his acceptance, तो वो अपनी acceptance देने के लिए बाउंड नहीं है, उसकी मर्जी होगी तो वो देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो फिर वो नहीं देगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको काउंटर ऑफर। नेक्स्ट देखते हैं आपका स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। देखो ये नया आया है, इसको देखते हैं एक बार। देखो जब कोई भी ऑफर सॉरी जब कोई भी ऑफर कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं है, एक बार एक्सेप्टेंस के लिए नहीं है, उसमें एक्सेप्टेंस डेली के डेली होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैंने एक न्यूज़पेपर वाले को बोला कि भाई क्या तुम मेरे घर में न्यूज़पेपर डाल दोगे, तो ये एक ऑफर हो गया। उसने बोला ठीक है सर, आपके यहाँ न्यूज़पेपर डाल देंगे। अब न्यूज़पेपर एक दिन तो वो डालेगा नहीं, वो तो डेली के डेली डालेगा। तो वहां पर क्या होगा? वहां पर डेली एक नया ऑफर जनरेट होगा, डेली वहां पर नई एक्सेप्टेंस होगी, डेली वहां पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो ऑफर कंटिन्यूअसली चलता रहता है, अब मुझे अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, मुझे 5 लाख ब्रिक्स की जरूरत है, ईंटें होती हैं, ईंटों की जरूरत है। अब मैं 5 लाख ब्रिक्स रखूंगा कहां से? तो मैंने ब्रिकफील्ड वाले को बोला एक काम करो, डेली तुम 5,000 ब्रिक्स भेजते चलो, जब जब मुझे जितनी जरूरत पड़ेगी मैं मंगवाता रहूंगा आपसे। तो अब ये तो डेली के डेली मुझे जितनी जरूरत पड़ेगी मैं मंगवाता रहूंगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग ऑफर। जो स्टैंड कर रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ओपन है, तो उसको बोला जाएगा स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। देखिए, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन for acceptance over a period of time is known as a standing, open or continuing offer. Tender for supply of goods is a kind of standing ऑफर। तो अगर जो टेंडर होते हैं ना गुड्स की सप्लाई के लिए, तो जैसे जैसे गुड्स की जरूरत होती है वैसे वैसे सप्लाई करते रहते हैं, तो उसको भी बोला जाता है स्टैंडिंग और ओपन ऑफर। देखिए, when we ask the newspaper vendor to supply the newspaper daily, in such case we do not repeat our offer daily and the newspaper vendor supplies the newspaper to us daily. The offer of such types are called standing offer. डन है सबको? तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखो, ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, ये तो बेटा मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था, ठीक है। इसको एक बार शीट में आप लोग देख लेना, डीसी ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके। अब देखो यहां पर ऑफर आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस, सेक्शन 2 क्लॉज बी। अब एक्सेप्टेंस को पहले देखते हैं। तो एक्सेप्टेंस को देखने से पहले ऑफर की डेफिनेशन याद है किसी को? ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन याद है? तो ऑफर की डेफिनेशन क्या थी? जब कोई भी पर्सन अपनी फाइनल विलिंगनेस को इस इंटेंशन के साथ में अपोजिट पार्टी के पास में रखता है ताकि उसको उसकी कंसेंट मिल जाए, ठीक है, ताकि उसको उसकी कंसेंट मिल जाए। तो यहां पर इंटेंशन किस चीज की होती है बेटा? कंसेंट की होती है, या एसेंट बोल लो, एसेंट की है, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, हालांकि ये भी था, ठीक है। तो अब जब सामने वाली पार्टी अपनी एसेंट दे देती है या अपनी कंसेंट दे देती है, तो उसको बोला जाता है बेटा एक्सेप्टेंस। मेरी बात समझ में आई है? तो ऑफर का एक्सेप्ट होना जरूरी होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बिना कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जब सामने वाली पार्टी अपनी एसेंट या कंसेंट दे देती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है, वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एग्रीमेंट में। और अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है
तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉन्ट्रैक्ट में। तो पूरा मैथ्स का सवाल हो गया यार, है ना। तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखते हैं, तो एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस वजह से एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो उसको भी देखेंगे। देखिए, तो मीनिंग सबसे पहले देते हैं, अ प्रपोजल और ऑफर इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his or her assent to the proposal to do or not to do, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, जिस काम के लिए ऑफर दिया गया था, भले ही किसी काम को करने के लिए दिया हो या किसी काम को ना करने के लिए दिया हो, तो जब हम अपनी एसेंट दे देते हैं, ठीक है भाई हम ये काम करेंगे, ठीक है भाई हम ये काम नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो फिर वहां पर वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो नेक्स्ट है, हु कैन एक्सेप्ट एन ऑफर। अब ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है, बड़ी आसान सी चीज है। कल ही मैंने बताया था दो तरीके के ऑफर होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक ऑफर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए कि मैंने श्याम को कोई ऑफर दिया कि भाई क्या तुम मेरी कार खरीदोगे। अब श्याम के बगल में राजू बैठा हुआ है, राजू कहे सर मैं आपकी कार खरीद लूंगा, तो क्या राजू की एक्सेप्टेंस वैलिड है, आंसर इज नो। स्पेसिफिक ऑफर के केस में जिसको ऑफर दिया गया है वही पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी तीसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जनरल ऑफर के केस में क्या होता है, जनरल ऑफर पूरी की पूरी पब्लिक के लिए, अब चूंकि पूरी पब्लिक के लिए है तो पब्लिक में से कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखते हैं एक बार, in case of specific offer, an offer made to a definite person or a particular group of person called a specific offer can be accepted only by that of definite person or that particular group of person to whom it has been made and none else। डन है सबको। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ जनरल ऑफर, जनरल ऑफर के केस में जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर बाय फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ कंडीशन। देखो ये वाली लाइन बेटा बहुत जरूरी है। अब बता दो एक बार फटाफट से तुरंत कमेंट करके बताओ कि ये वाली लाइन हम लोगों ने कल कौन से केस लॉ में पढ़ी थी, कि जहां पर बगैर नॉलेज के, अगर जनरल ऑफर भी है पूरी की पूरी पब्लिक के लिए भी है, लेकिन अगर विदाउट नॉलेज आप उसको परफॉर्म करते हो या बगैर नॉलेज के आप उस पर एक्ट करते हो, तो क्या उसको वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये वाला केस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, नेफ्यू वाला, जिसमें उसका नेफ्यू मिस हो गया था। क्यों, क्योंकि वहां पर लालमन शुक्ला ने क्या किया था, लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था कि गौरी दत्त ने प्राइस डिक्लेयर किया हुआ है, वो तो नेफ्यू को ढूंढने के लिए निकला था, तो वहां पर उसको ऑफर की जानकारी ही नहीं थी, वहां पर उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो यहां पर इस वजह से बोला जा रहा है कि जनरल ऑफर में जो भी पर्सन एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है, बस उसको ऑफर की नॉलेज होना जरूरी है और साथ में जो भी टर्म्स और कंडीशंस हैं उसको वो फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, नॉलेज होना जरूरी है एक इंपॉर्टेंट, दूसरा ये, तो ये दोनों चीजें बेटा होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तभी जाकर के वो एक एक्सेप्टेंस कहलाएगा। नॉलेज में होना जरूरी है, दूसरा टर्म्स और कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा हो। डन है सबको, ये याद रखिएगा बेटा, ये केस लॉ में घुमा करके पूछते हैं, कोई भी एक चीज अगर मिस है तो फिर वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी इन द केस ऑफ जनरल ऑफर। ठीक, देखो अब देखो आगे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाले, तो वैसे ही यहां पर पूछा जाता है, ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर वाइल एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच। अब इसमें बहुत ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। देखो सेंटेंस क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। ऑफर इज अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर का मतलब क्या होता है, गन पाउडर का मतलब बारूद, जिससे पटाखे वगैरह बनते हैं। तो ऑफर क्या है, ट्रेन ऑफ गन पाउडर, यानी कि बिछा हुआ बारूद है, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस लाइटेड मैच है, लाइटेड मैच का मतलब जलती हुई माचिस है। तो अगर कोई बारूद की लाइन बिछी हुई है, जैसे रेलवे लाइन बिछी होती है वैसे बारूद की लाइन बिछी हुई है, अब उसमें जलती हुई माचिस डालोगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब आपसे वापस कहा जाए आफ्टर ब्लास्ट, अब आपसे वापस कहा जाए कि भाई उस बारूद को आप वैसे ही सेम पोजीशन पर ले आओ, तो क्या आप ला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, बारूद तो जल गया, अब जलने के बाद कहां से लाएंगे। तो वैसे ही ऑफर एक गन पाउडर की तरह से और एक्सेप्टेंस एक जलती हुई माचिस की तरह से, यानी अगर एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया
तो फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप चाह करके भी अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते, ऑफर को सेम पोजीशन पर नहीं ला सकते। देखो, आफ्टर ऑफर इज एक्सेप्टेड then only it becomes contract. So an offer may lapse for want of acceptance or be revoked before acceptance. तो acceptance से पहले अगर आप उसको वापस लेना चाहो तो बिल्कुल वापस ले सकते हो, कैंसिल करना चाहो बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, मॉडिफाई करना चाहो बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया उसके बाद आप चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार गोली बंदूक से निकल गई तो उसके बाद अब वापस से गोली को बुला सकते हो क्या? नहीं। तो बिल्कुल वही वाली पोजीशन यहां पर भी होती है। डन है। आगे देखो, अब जैसे ऑफर के रिगार्डिंग हम लोगों ने रूल्स पढ़े वैसे ही एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग भी रूल्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल्स में पहला है एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। बिल्कुल बिल्कुल 200% बिल्कुल सही बात बोली गई है। क्या बोली गई है? एक्सेप्टेंस हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब बेटा क्या होता है? विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब या क्वालिफिकेशन का मतलब उसमें कोई भी कंडीशन ना लगी हो। इसका मतलब क्या हुआ? जैसा ऑफर दिया गया है आपको बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करना। आप कुछ भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी वेरिएशन, कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा दिया गया है वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। आपने जरा सा भी 19-20 किया तो फिर वो कभी भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। और वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा काउंटर ऑफर। उसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर बोलेंगे ना। काउंटर ऑफर में यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक्सेप्टेंस में या हमने किसी को ऑफर दिया और सामने वाले ने उसको मॉडिफाई करके या उसमें वेरिएशन करके अगर कुछ भी उल्टा हमको ऑफर दे दिया तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं? उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। तो वही चीज यहां पर भी बोली गई है कि एक्सेप्टेंस तो हो रही है लेकिन विदाउट एनी कंडीशन होनी चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन उसमें लग गई तो फिर उसको क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। देखो, according to section 7 subsection 1, in order to convert a proposal into a promise, the acceptance must be absolute and unqualified. It means that an offer must be accepted as it is without any reservation, variation, condition. तो जैसा दिया गया है ऑफर वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना है। अ क्वालिफाइड and conditional acceptance amounts to a counter offer which puts an end to the original offer and it cannot be revived by acceptance. तो एक बार अगर काउंटर ऑफर में क्या होता है? ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। और एक बार अगर ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया तो उसके बाद में आप उसको रिवाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा हम लोग ने पढ़ा था। आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर एक केस लॉ भी दिया हुआ है, नील वर्सेस मैरिट का 1930। देखते हैं। तो एम ऑफर्ड टू सेल अ पीस ऑफ लैंड टू एन एट 280। तो एम ने एन को ऑफर किया कि पीस ऑफ लैंड को बेचने का 280 में। एन ने क्या किया? एन ने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन साथ में क्या किया? उसने केवल 80 पे किए। 280 में ऑफर दिया था लेकिन उसने पे कितने किए? केवल 80। और उसने प्रॉमिस किया कि जो बैलेंस है वो मंथली इंस्टॉलमेंट में 50 रुपीज ईच में दे देगा, यानी कि 50 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट में पैसे दे देगा। ठीक है। और 80 रुपए उसने एडवांस दे दिए। इन्होंने बोला क्या था? 280 में देने का। तो इन्होंने तो कैश में देने के लिए बोला था। इन्होंने क्या किया? उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर, खरीदने के लिए तो तैयार है लेकिन ईएमआई में कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया? एक नई कंडीशन लगा दी। एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन विद न्यू कंडीशन। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। देखो, held there was no contract between M and N as the acceptance was not unqualified. क्लियर है सबको? एक मिनट में पानी पी लूं। देखो, सॉरी गला बैठ जाता है। देखो अब सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं, मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करने का तरीका क्या होगा? देखो,
अगर मान लीजिए कि ऑफर के साथ में एक्सेप्ट करने का कुछ मेथड भी बताया गया है, ऑफर के साथ में एक्सेप्ट करने का कुछ तरीका भी बताया गया है, तो आप एक्सेप्टेंस हमेशा उसी तरीके से करेंगे, उसी मेथड से करेंगे जिस तरीके से ऑफरर ने ऑफर दिया था। ठीक है, ऑफर के साथ में उसने जो भी तरीका बताया था आप उसी तरीके से ही एक्सेप्टेंस देंगे। देखिए, इफ द प्रपोजल डज नॉट प्रेस्क्राइब द मैनर द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो अगर ऑफर के साथ में एक्सेप्टेंस करने का कोई भी तरीका नहीं बताया है, अगर कोई भी मेथड नहीं बताया है, तो फिर आप रीजनेबल तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इफ द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो अगर कोई भी तरीका नहीं बताया हुआ है तो किसी भी रीजनेबल तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन अगर कोई तरीका बताया है तो फिर ऑफर को हमेशा उसी तरीके से ही एक्सेप्ट करना चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर देखो एक नोट्स दिया हुआ है, नोट्स को पहले समझ लेते हैं, देखते हैं एक बार। देखिए जैसे ए ने बी को कोई ऑफर दिया, अब ऑफर के साथ में उन्होंने लिख दिया था कि भाई अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो वो बाय पोस्ट करिए, यानी अपनी एक्सेप्टेंस को आपको बाय पोस्ट भेजना है। ठीक, अब बी ने क्या किया कि बी ने बाय पोस्ट नहीं भेजा, बी ने बाय पोस्ट नहीं भेजा, इन्होंने मान लेते हैं कि इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस बाय कुरियर भेजी। लिखा क्या था, बाय पोस्ट भेजना, इन्होंने क्या किया, कुरियर से भेज दिया। तो अब यहां पर देखो होगा क्या, अब यहां पर जब वो कुरियर ए को मिलेगा, ठीक है, तो ए क्या करेगा, ए बी को इन्फॉर्म करेगा, क्या इन्फॉर्म करेगा कि भाई तुमसे बोला था कि बाई पोस्ट एक्सेप्टेंस भेजना, तुमने कुरियर के थ्रू भेजी है, इस वजह से हम तुम्हारी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको थ्योरेटिकल वे में समझो। अगर ऑफरर ने ऑफरी को कोई भी तरीका बताया है एक्सेप्टेंस का, तो ऑफरी हमेशा उसी तरीके को फॉलो करेगा। अगर ऑफरी ने कोई दूसरा तरीका फॉलो किया तो उस केस में ऑफरर के पास में ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो इनकी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहा है तो बेटा इन्फॉर्म करना जरूरी है, इन्फॉर्म करना जरूरी है। और अगर इन्फॉर्म नहीं किया, अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो एक एजम्पशन लिया जाएगा। क्या एजम्पशन लिया जाएगा, ये एजम्पशन लिया जाएगा इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने ये जो कुरियर से एक्सेप्टेंस आई है इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मेरी बात समझ में आई? तो अगर ऑफरी कोई दूसरे तरीके से एक्सेप्टेंस भेजता है तो ऑफरर के पास में दोनों ऑप्शन है, उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना कंपलसरी, यानी कि वो ऑफरी को बताएगा कि भाई तुमने तरीका दूसरा इस्तेमाल किया, इस वजह से हम तुम्हारी एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो साइलेंट रहता है, कुछ भी नहीं बताता है, तो यहां पर ये अज्यूम किया जाएगा कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं है, इन्होंने एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है। डन है? एक बार नोट्स पे देखते हैं। देखो, इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर द ऑफरर मे अप्रूव और रिजेक्ट such acceptance. If the offerer wants to reject it, he must inform the acceptor within a reasonable time. तो बेटा एक reasonable time के अंदर उसको reject करना, उसको inform करना जरूरी है about rejection of his or her acceptance, that he is not bound by acceptance because it is not in the prescribed manner. If he does not do so, अगर वो नहीं करता है रीजनेबल टाइम के अंदर, तो फिर क्या होगा, द प्रिजम्पशन विल बी दैट, तो प्रिज्यूम क्या किया जाएगा, ही डजंट माइंड द ऑफर बीइंग एक्सेप्टेड इन अ डिफरेंट मोड एंड विल बी बाउंड बाय सच एक्सेप्टेंस। तो फिर वहां पर वो एक्सेप्टेंस से बाउंड होगा। डन है? तो चलो आज हम लोगों ने मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस को समझा। तो इसके आगे के जो रूल्स हैं उसको वो बहुत डिटेल में है, उसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो उसको कवर अप करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।